हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री मंत्रा में, जहां आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान के चैप्टर पृष्ठ रसायन के पार्ट 7 को। आज इस वीडियो में हम लोग कोलाइडी विलयनों के गुणधर्मों का अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, कोलाइडी विलयन जिन्हें हम लोग सॉल्व भी कहते हैं, इनके अनेक गुणधर्मों का अध्ययन आप इसके पहले वाले पार्टों में कर चुके हैं। जैसे कोलाइडी कणों का आकार, उनकी प्रकृति, उनकी दृश्यता, उनकी क्षणनता, ऐसे अनेक गुणधर्मों का अध्ययन आप इसके पहले वाले पार्टों में कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग कोलाइडी विलयनों से संबंधित कुछ विशेष और महत्वपूर्ण गुणधर्मों का अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग जान लेते हैं कि आखिर कोलाइडी विलयन जिन्हें हम लोग सॉल्व भी कहते हैं वो कौन कौन से गुण प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अणुसंग गुणधर्म। तो देखिए, अणुसंग गुणधर्मों के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं विलयन वाले चैप्टर में। विलयन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि विलयनों के वे गुण जो विलयन के अंदर उपस्थित अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन गुणों को हम लोग कहते हैं अणुसंग गुणधर्म। और वहां आपने 4 अणुसंग गुणधर्म भी पढ़े थे, जिसमें आपने पढ़ा था क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन और परासरण दाब। तो ये 4 अणुसंग गुणधर्म आपने वहां पर पढ़े थे। तो अब यहां बात ये आती है कि जिस प्रकार विलयन अणुसंग गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, उसी प्रकार कोलाइडी विलयन भी अणुसंग गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। यानी कोलाइडी विलयन के अंदर भी अणुसंग गुणधर्म प्रदर्शित करने का गुण होता है। तो यहां पर ये पहला गुण हो गया कि कोलाइडी विलयन अणुसंग गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। लेकिन यहां पर एक और बात जानने लायक है कि क्या विलयन जिस प्रकार अणुसंग गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, क्या सेम उसी तरह कोलाइडी विलयन भी प्रदर्शित करते हैं अणुसंग गुणधर्म? तो देखिए, इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। विलयन और कोलाइडी विलयनों के अणुसंग गुणधर्मों में थोड़ा सा अंतर होता है। अंतर होता है इनके मान का। मान का मतलब यह है कि अगर आप समान मात्रा में कोई पदार्थ लेकर अगर उसका आप विलयन बना रहे हैं और उतना ही मात्रा में पदार्थ लेकर उसका आप कोलाइडी विलयन बना रहे हैं, तो ऐसे समय में विलयन के द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाला अणुसंग गुणधर्म का मान ज्यादा होगा और कोलाइडी विलयन द्वारा प्रदर्शित किए गए अणुसंग गुणधर्म का मान कम होगा। अब ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन भी जान लीजिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके कणों का आकार जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। वास्तविक विलयन में जो कण होते हैं वो 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं, यानी बहुत ही छोटे होते हैं, जबकि कोलाइडी विलयन में जो कणों का आकार होता है वो 1 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, यानी कि ये कण बड़े होते हैं। तो अगर आप समान मात्रा में यानी समान द्रव्यमान लेकर उससे छोटे छोटे कण बनाएंगे तो कणों की संख्या क्या हो जाएगी? ज्यादा। और अगर आप उतने ही द्रव्यमान से बड़े कण बनाएंगे तो कणों की संख्या क्या हो जाएगी? कम होगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम समान मात्रा में लेके कण उसका बनाए, विलयन बनाए, तो वहां पर छोटे कणों को, ऐसे कणों की संख्या ज्यादा होगी। और अगर हम लोग उतने ही द्रव्यमान से कोलाइड विलयन बनाए तो वहां पर कण बड़े होने के कारण जो कणों की संख्या क्या होगी? कम होगी। और कणों की संख्या कम होगी तो जो अणुसंग गुणधर्म है उनके भी मान क्या होंगे? कम होंगे। तो यही कारण होता है कि वास्तविक विलयन की अपेक्षा कोलाइडी विलयन में प्रदर्शित होने वाला जो अणुसंग गुणधर्म है उसका मान थोड़ा सा क्या होता है? कम होता है। तो ये चीज जान लिया और फाइनली आपने ये समझ लिया कि वास्तविक विलयनों की तरह कोलाइडी विलयन भी अणुसंग गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अगर समान द्रव्यमान का पदार्थ लेके हम लोग वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन बनाएं तो ऐसे समय में जो कोलाइडी विलयन होता है वहां पर प्रदर्शित होने वाला अणुसंग गुणधर्म का मान वास्तविक विलयन की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। तो ये था पहला गुण, अणुसंग गुणधर्म। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा गुण, और दूसरा भी बहुत महत्वपूर्ण गुण है जिसे हम लोग कहते हैं ब्राउनी गति। तो सेकेंड गुण देख लेते हैं जो है ब्राउनी गति। ब्राउनी गति, इसको हम लोग कोलाइडी विलयनों का गतिज गुण भी कहते हैं। गतिज गुण, ये कोलाइडी विलयनों का गतिज गुण कहलाता है। ये कोलाइडी विलयनों का सेकेंड गुण है। अब देखिए, ब्राउनी गति क्या होता है? तो जब कहीं पर कोलाइडी विलयन लेकर उसमें अति सूक्ष्मदर्शी से, देखिए जो है कि एक सूक्ष्मदर्शी होता है जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप कहते हैं और एक अति सूक्ष्मदर्शी होता है जिसे हम लोग अल्ट्रा माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो आपने इसके पहले वाले वीडियो में जाना था कि कोलाइडी कण जो होते हैं वो अति सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई देते हैं, सूक्ष्मदर्शी से दिखाई नहीं देते हैं। तो जब कोलाइडी विलयन लेकर उसमें अति सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तो पाया जाता है कि कोलाइडी विलयन में उपस्थित जो कोलाइडी कण होते हैं वो लगातार तीव्र वेग से इधर उधर अनियमित गति करते रहते हैं और इसी अनियमित गति को ही कहा जाता है ब्राउनी गति।
यानी कि अति सूक्ष्मदर्शी से देखने पर जो कोलाइडी कण होते हैं वो कोलाइडी विलयन के अंतर्गत लगातार इधर उधर तीव्र वेग से अनियमित गति करते रहते हैं, और तीव्र वेग से ये जो अनियमित गति उनकी होती है इसी को हम लोग कहते हैं ब्राउनी गति। ब्राउनी गति यानी कि ये कोलाइडी विलयनों का एक महत्वपूर्ण गुण है कि कोलाइडी विलयन जो होते हैं उसमें जो कोलाइडी कण होते हैं वो लगातार इधर उधर तीव्र वेग से अनियमित गति करते रहते हैं, और इस गति का नाम ही है ब्राउनी गति। अब यहाँ एक और बात आती है कि आखिर इस प्रकार की गति को हम लोग ब्राउनी गति ही क्यों कहते हैं। तो उसका बड़ा ही सिंपल सा रीज़न है कि इस प्रकार की गति को सर्वप्रथम देखने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इस प्रकार की अनियमित गति को देखा था, और इन्हीं के कारण इन्होंने सर्वप्रथम देखा था इस प्रकार की गति, और सबसे पहले इन्होंने इस प्रकार की गति के बारे में बताया था। इसी कारण इस प्रकार की गति का नाम पड़ा ब्राउनी गति। इसका नाम दे दिया गया ब्राउनी गति। अब यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि आखिर क्या कारण है कोलाइडी कणों में ब्राउनी गति, ये जो आपका दिखाई देता है, या कोलाइडी कण जो ये ब्राउनी गति प्रदर्शित करते हैं, इसका क्या कारण है। तो इसका हम लोग कारण भी जान लेते हैं। इसका कारण भी बहुत सिंपल सा है। तो देखिए ब्राउनी गति का क्या कारण है, तो इसके लिए आपको कोलाइडी विलयन को एक बार फिर से जानना होगा। हमने पिछले दोनों वीडियो में कोलाइडी विलयनों के बारे में आपको बताया है कि कोलाइडी विलयन हम लोग उसे कहते हैं ऐसे कोलाइड को जिसमें परिक्षेपण माध्यम जो होता है वो द्रव होता है और परिक्षिप्त अवस्था जो होता है वो ठोस होता है। आपने जाना होगा कोलॉइड जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। उसमें आपने जाना होगा कि भौतिक अवस्था, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था के भौतिक अवस्था के आधार पर कोलॉइड 8 प्रकार के होते हैं, और उसमें जब आपका परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम द्रव हो तो ऐसे समय बनने वाला जो कोलॉइड होता है उसको हम लोग कहते हैं कोलॉइडी विलयन, या इसी को कहते हैं सॉल। तो ये जो ब्राउनी गति होता है, इस ब्राउनी गति को यही कोलॉइडी विलयन ही प्रदर्शित करते हैं। तो अब यहाँ पर ब्राउनी गति का क्या कारण होता है ये भी आप समझ जाएंगे। देखिए होता क्या है कि कोलॉइडी विलयन में जो परिक्षेपण माध्यम होता है वो द्रव होता है, और परिक्षिप्त अवस्था कण यहाँ पर ठोस रूप में यहाँ होते हैं कोलॉइडी कण। अब द्रवों का बेसिक गुण आप जानते होंगे। द्रवों का जो मूलभूत गुण होगा वो बहुत सारे गुण है जो आप जानते होंगे। तो द्रवों के बेसिक गुण में एक गुण ये भी होता है कि द्रव के जो अणु होते हैं वो लगातार तीव्र वेग से इधर उधर अनियमित गति करते रहते हैं। ऐसे जल हो गया, जल या कोई भी लिक्विड लेते हैं तो लिक्विड का एक गुण होता है कि उसके जो अणु होते हैं वो लगातार इधर उधर तीव्र वेग से अनियमित गति करते हैं। अब द्रवों के अनियमित गति कारण जब इनका कोलॉइडी विलयन बना होता है तो इस द्रव के अणु लगातार अनियमित गति करते हैं, और जो ठोस कोलॉइडी कण होते हैं उस पर जाके टकरा जाते हैं और उस पर प्रहार करते हैं। टकराना का मतलब उस पर प्रहार करते हैं। इस प्रहार के कारण कोलॉइडी कणों पे एक बल लगता है, और उन्हीं बलों के कारण कोलॉइडी कणों में ये ब्राउनी गति आती है। अब देखिए इसको हम लोग इस तरह समझ सकते हैं कि ये एक कोलॉइडी कण है, और इस कोलॉइडी कण ये आपका परिक्षेपण माध्यम द्रव के अंदर है कोलॉइडी कण। तो अब द्रव के ढेर सारे कण चारों तरफ होंगे जो लगातार इधर उधर उसके अणु गति करते हैं। गति करते हुए अणु जाके इससे टकराएंगे अगर ये रास्ते में आएगा तो, और ये जो प्रहार होता है ये असमान प्रहार होगा क्योंकि वहां पर ढेर सारे जो है द्रव के कण है और सभी कणों में अलग अलग गति ऊर्जा होती है। इस कारण उनका प्रहार असमान होगा। असमान प्रहार का होने का मतलब कि जरूरी नहीं है कि हर तरफ से समान मात्रा में कण जाके टकराएं। हो सकता है इधर से द्रव के टकराने वाले यानी परिक्षेपण माध्यम के अणु जो टकराएं वो उनकी संख्या कम हो, इधर से ज्यादा हो, तो इसको हम लोग कहते हैं असमान प्रहार। और इस असमान प्रहार के कारण इस कण पर एक असमान बल लगने लगता है, यानी कि यहाँ पर एक तरफ से बल काम करने लगता है। देखिए बल ये भी लगा रहा है, ये भी, ये सब कुछ टकरा रहे हैं यानी इस पर बल लगा रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि इधर कणों की संख्या कम है और इधर टकराने वाले कणों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि असमान प्रहार होता है। तो जिस साइड ज्यादा कण टकरा रहे हैं इधर से लगने वाला बल क्या होगा, ज्यादा होगा, और इधर से कम होगा। इस कारण इस कण पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा, उस परिणामी बल की दिशा किस साइड में हो जाएगी, इस दिशा में हो जाएगी। आप जानते हैं बल एक सदिश राशि है, यानी उसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो चूंकि इधर से लगने वाला बल ज्यादा है, इस कारण इसका जो परिणामी बल होगा वो ऑटोमेटिक इधर काम करने लगेगा, और ये कण इस दिशा में आपका गति करने लगेगा। फिर कुछ दूर आने के बाद जब ये कण यहाँ पर आएगा तो अब ऐसा हो सकता है कि इधर से यहाँ पर
टकराने वाले अब अणु जो है उनकी संख्या ज़्यादा हो जाए ऊपर से और इधर इस साइड कम हो जाए, तो अब इसका परिणामी बल इधर काम करने लगेगा, तो अब ये कण इधर जाने लगेगा। फिर यहाँ जाने के बाद हो सकता है कि असमान बल किसी और दिशा से लगने लगे, जिससे परिणामी बल फिर से बदल जाए। यही आपका बार बार दिशा चेंज होता है और इन टक्करों का गति आ जाता है, जिस कारण कोलाइडी कणों की ऐसी टेढ़ी मेढ़ी गति प्राप्त होती है, और इसी गति को हम लोग कहते हैं ब्राउनी गति। तो आपने ब्राउनी गति को भी समझ लिया होगा और उससे कारण को भी बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए चलते हैं हम लोग कोलाइडी विलयनों के अगले गुण की ओर। और कोलाइडी विलयनों का जो अगला महत्वपूर्ण गुण है वो है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव, जिसको हम लोग कहते हैं टिंडल प्रभाव, या इसी को हम लोग कहते हैं कोलाइडी विलयनों का प्रकाशिक गुण। प्रकाशिक गुण, ये तीसरा है टिंडल प्रभाव या प्रकाशिक गुण। अब देखिए टिंडल प्रभाव क्या होता है, तो जब हम लोग कहीं कोलाइडी विलयन लेते हैं और कोलाइडी विलयन को कहीं अंधेरे कमरे में रखकर, कोलाइडी विलयन को अंधेरे कमरे में रखकर अगर उसमें तीव्र प्रकाश किरण पुंज प्रवाहित करें, यानी एक तेज लाइट का सोर्स जलाकर उसमें से लाइट को प्रवाहित करें, तो ऐसा पाया जाता है कि जो कोलाइडी विलयन होता है, उसमें प्रकाश जिस पथ से जाता है, यानी जिस रास्ते से जाता है, वो रास्ता दिखने लगता है, यानी कि दृश्यमान हो जाता है। और इस प्रकार उस रास्ते का, प्रकाश के रास्ते का यानी पथ का दृश्यमान होना ही कहलाता है टिंडल प्रभाव। देखिए यहाँ पर सिंपल, अगर आप क्या करते हैं, एक पात्र लिए और इस पात्र में आपने कोलाइडी विलयन ये भर के रख दिया है, और रखने के बाद आप यहाँ एक बहुत तीव्र प्रकाश वाला कोई टॉर्च ले लिए और इस टॉर्च के सहायता से यहाँ पर आप इसमें प्रकाश डाल रहे हैं। तो जब इसमें प्रकाश जाता है तो होता क्या है कि यहाँ पर जो प्रकाश का पथ होता है, पथ, ये रास्ता, ये प्रदीप्त हो जाता है, यानी कि ये दृश्यमान हो जाता है, दिखाई देने लगता है ये पथ। बाकी अंधेरा रहता है, लेकिन इस प्रकाश का जो अंधेरे कमरे में अगर इसको रखे हैं भरकर, तो बाकी तो अंधेरा रहेगा, लेकिन जो प्रकाश का पथ है वो दृश्यमान हो जाता है। इसी प्रकाश के पथ का दृश्यमान होना यानी दिखाई देना पूरे पथ का कहलाता है टिंडल प्रभाव। और आपको बता दें कि ये टिंडल प्रभाव जो होते हैं केवल कोलाइडी विलयन ही प्रदर्शित करते हैं, वास्तविक विलयन ये चीज़ प्रदर्शित नहीं करते हैं। यानी अगर हम लोग एक पात्र में यहाँ भर के रख दें वास्तविक विलयन, ये है कोलॉइडी विलयन, कोलॉइडी विलयन, और ये है एक वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन। तो अगर हम लोग वास्तविक विलयन यहाँ लिए हैं और इसमें से अगर इस प्रकाश किरण पुंज को प्रवाहित करते हैं, मतलब ये आगे बढ़ा दें और इसमें से प्रवाहित हो, तीव्र प्रकाश किरण पुंज लेकर अगर वास्तविक विलयन से प्रवाहित करें, तो यहाँ पर ये प्रकाश बिना पथ बनाए आगे निकल जाता है। मतलब कि ये विलयन में कहीं भी पथ दिखाई नहीं देगा और पूरा का पूरा विलयन अंधेरे के रूप में ही रहेगा या अंधेरे नुमा दिखाई देगा, कोई भी प्रकाश यहाँ दिखाई नहीं देगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप वास्तविक विलयन एक पात्र में लिए हैं, जैसे चीनी को लेकर वास्तविक विलयन क्या होगा, चीनी ले लिए, पानी में घोल के उसका विलयन बना लिए, वास्तविक विलयन हो गया, और उसमें से एक तीव्र प्रकाश पुंज यानी कि एक तेज रोशनी वाली टार्च उसमें जलाएंगे, तो उसमें से प्रकाश आर पार निकल के आगे सामने वाली अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाएंगे, तो आर पर प्रकाश निकल के सामने वाली दीवार पर या जो भी सामने होगा उस पर तो रोशनी पड़ेगी, लेकिन ये जिस पात्र में से, वास्तविक विलयन के पात्र में से प्रकाश जा रहा है, वहां कोई आपको पथ दिखाई नहीं देगा, कोई रास्ता नहीं दिखाई देगा, वो विलयन पूरा का पूरा अंधेरा ही होगा, यानी पूरा का पूरा विलयन अंधेरे में रहेगा, ये दिखाई नहीं देगा। लेकिन वही अगर कोलाइडी विलयन लेंगे तो यहाँ से प्रकाश आगे तो जाएगा, लेकिन साथ में जितना दूर कोलाइडी विलयन रहेगा वहाँ आपको रास्ता भी दिखाई देगा। इसी को हम लोग कहते हैं टिंडल प्रभाव। अब देखिए इसको टिंडल प्रभाव क्यों कहते हैं, क्योंकि इस प्रभाव को सर्वप्रथम देखने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था टिंडल, और टिंडल ने एक प्रयोग किया था। टिंडल ने लिया था कोलॉइड पात्र में और इस पर प्रकाश की उन्होंने तीव्र किरण पुंज को डाला था, मतलब तेज किरण पुंज को। अब तेज किरण पुंज कैसे बनाया, तो उन्होंने एक ले लिया तो उत्तल दर्पण, यहाँ लाइट का सोर्स ले लिया था, ये प्रकाश उन्होंने ले लिया था, यहाँ मान लीजिए आप लाइट का सोर्स है, लाइट सोर्स, लाइट का सोर्स ले लिया कोई भी,
और उसको उन्होंने क्या किया उस समय, अब टिंडल ये बहुत पहले खोज किए थे, तो उस समय जो था आपका बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी कि बहुत तेज प्रकाश लाया जाए, तो उन्होंने नॉर्मल प्रकाश को लिया था किसी नॉर्मल टार्च के, और यहाँ पर एक लगा दिया था यहाँ पर उत्तल दर्पण। और आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण जो होता है, जब इसमें से प्रकाश, थोड़ा बड़ा बना देते हैं इसको, उत्तल दर्पण लिया था, और आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण में से जब प्रकाश जाता है तो ये प्रकाश को फोकस करता है एक जगह। वो सॉरी, ये उत्तल दर्पण नहीं, उत्तल लेंस था। तो उत्तल लेंस उन्होंने लगा दिया ताकि उत्तल लेंस जो है वो प्रकाश को फोकस कर दे एक जगह। और इस फोकस से क्या होगा, ये प्रकाश की किरण है, अगर ये फोकस करके एक जगह किया जाए तो इधर जो प्रकाश है वो क्या हो जाएगा, तीव्र हो जाएगा। तो यहाँ प्रकाश का तीव्रता बढ़ाने के लिए, तेज करने के लिए प्रकाश को इन्होंने एक उत्तल दर्पण लगा दिया, जिससे ये फोकस करके प्रकाश किरण तीव्र हो गया। और जब प्रकाश किरण तीव्र हो गया तो यहाँ इनको जो ये कोलाइडी विलयन रखे थे, इस कोलाइडी विलयन में से, ये कोलाइडी विलयन है, यहाँ से जहाँ से भी ये तीव्र प्रकाश पुंज गया, वहाँ पर उस तीव्र प्रकाश पुंज के जाने से उसका रास्ता जो है दिखाई देने लगा, यानी उसका जो पथ हो गया वो दृश्यमान हो गया। तो टिंडल ने कहा कि ये पथ दृश्यमान हो गया तीव्र प्रकाश पुंज के कारण, इसीलिए ये प्रभाव का नाम पड़ गया टिंडल प्रभाव। और इसके साथ साथ ये जब टिंडल ने इस प्रकार का प्रयोग किया था तो यहाँ पर उनको ये एक शंकुनुमा संरचना मिला था। जब इस प्रकार उन्होंने उत्तल दर्पण रख के उसमें प्रकाश प्रवाहित किया था तो इस प्रकार उनके प्रयोग में शंकु मिला था। टिंडल के प्रभाव, जो टिंडल ने प्रयोग किया था उसमें ये शंकु मिला था, और इसी शंकु का नाम उन्होंने दे दिया टिंडल शंकु। टिंडल शंकु, या इसी को हम लोग टिंडल कोन भी कहते हैं, शंकु के इंग्लिश में कोन कहते हैं। तो यहाँ पर टिंडल कोन बना, तो ये टिंडल कोन भी बना, तो इसी को टिंडल शंकु कहा जाता है, और ये पूरा प्रभाव कहलाता है टिंडल प्रभाव। वैसे भी अगर आप कोई भी टॉर्च लेंगे और अगर आप उसको कोलाइडी विलयन में से अगर प्रवाहित करेंगे तो उसका पथ थोड़ा सा ऐसे फैलते हुए शंकुनुमा जाएगा, तो उसी को हम लोग टिंडल शंकु कहा जाता है। अब एक यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि आखिर टिंडल प्रभाव का क्या कारण है, किस रीजन से टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है। तो इसका बड़ा ही सिंपल सा कारण है, वो भी आप जान लीजिए। टिंडल प्रभाव का कारण, तो देखिए टिंडल प्रभाव का जो कारण है वो है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, देखिए कोलाइडी कण जो होते हैं वो वास्तविक विलयन के कणों की अपेक्षा बड़े होते हैं, और बड़े कणों के होने के कारण ही ये प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, यानी प्रकाश को फैला देते हैं, उसका प्रकीर्णन करते हैं, स्कैटरिंग करते हैं प्रकाश का। तो प्रकाश का प्रकीर्णन करने की क्षमता होती है कोलाइडी कणों के अंतर्गत। कोलाइडी कणों का आकार 1 नैनोमीटर से होता है 1000 नैनोमीटर के बीच, ऐसा आप जानते हैं। और इस साइज का अगर कोई कण होता है तो उसके अंदर ये क्षमता होती है कि वो प्रकाश जो होता है, प्रकाश का वो प्रकीर्णन करने में सक्षम होता है, यानी प्रकाश को प्रकीर्णित करने में उसके अंदर वो क्षमता होती है। तो चूंकि कोलाइडी कण इस रेंज में होते हैं इसीलिए वो प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं, और जब वो प्रकाश का प्रकीर्णन करने लगते हैं तो इसी कारण ये जो इसका पथ होता है, रास्ता, वो प्रकाश के प्रकीर्णन कारण दिखाई देने लगता है। और आपको ये भी बता दें कि कोलाइडी कण उस प्रकाश का ज़्यादा प्रकीर्णन करते हैं जिसका तरंग दैर्घ्य कम होता है, और उस प्रकाश का प्रकीर्णन कम करते हैं जिसका तरंग दैर्घ्य बहुत ही ज़्यादा होता है। यानी कहने का मतलब कि अगर लाल प्रकाश है, लाल, तो लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य क्या है, अधिक है, तो इसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। और अगर बैगनी है, बैगनी, इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, तो इसका प्रकीर्णन कोलाइडी कण करेंगे सबसे ज़्यादा है। यही कारण होता है कि आप देखेंगे कि आकाश का रंग नीला होता है, समुद्र का रंग नीला होता है। जो समुद्र होता है, समुद्र में अनेक चीज़ें घुली हुई हैं कोलाइडी रूप में, तो वहाँ नीले कलर का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, जिस कारण वहाँ पर पूरा का पूरा समुद्र नीला दिखाई देता है। उसी प्रकार आकाश भी नीला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ उपस्थित जो छोटे छोटे कोलाइडी कण है वो आपका नीले रंग का, बैगनी रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक करते हैं। बैगनी, नीले, आसमानी, इन सब रंगों का प्रकीर्णन सबसे अधिक कर देते हैं, इस कारण वहाँ पर जो रंग होता है वो नीला दिखाई देता है। तो यही चीज़ है, और लाल कलर का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो ये चीज़ आपने जान लिया, यानी अगर एक लाइन में हमको बताना है तो हम लोग सिंपल कह सकते हैं कि तीव्र प्रकाश किरण पुंज का कोलाइडी कणों द्वारा प्रकीर्णन करना ही कहलाता है टिंडल प्रभाव। ये इसका मूल जो है कि परिभाषा हो गया कि कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन करना ही कहलाएगा टिंडल प्रभाव। इसको आप किसी भी तरह लिख सकते हैं या बुक से आप नोट्स इसका देख सकते हैं। तो ये आपने देख लिया टिंडल प्रभाव। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट
जो है कि अगले गुण की ओर, और अगला गुण जो है वो है कोलाइडी कणों पर आवेश। तो इसको हटाते हैं और हम लोग देख लेते हैं कोलाइडी कणों पर आवेश। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कोलाइडी विलयनों का अगला गुण, और कोलाइडी विलयनों का जो अगला गुण है वो है कोलाइडी कणों पर आवेश। तो देखिए ऐसा पाया गया है कि किसी भी कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण होते हैं सब पर एक समान प्रकार का आवेश पाया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि कोई कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन को हम लोग सॉल भी कहते हैं, आप जानते हैं। तो कोई कोलाइडी विलयन या सॉल है तो उस सॉल में जितने भी कोलाइडी कण होंगे, एक तो परिक्षेपण माध्यम होगा और उसके अंदर कोलाइडी कण होंगे, तो जितने भी कोलाइडी कण होते हैं सब पर एक समान प्रकार का आवेश पाया जाता है। तो ये कोलाइडी विलयनों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। अब देखिए यहाँ पर कोलाइडी विलयन में जो कण होते हैं सब पर एक समान प्रकार का आवेश पाया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि या तो सभी कणों पर धनावेश पाया जाएगा, या तो कोई कोलाइडी विलयन है तो उसमें उपस्थित सभी कणों पर ऋणावेश पाया जाएगा। अब देखिए इस आवेश के आधार पर अगर हम लोग कोलाइडी विलयनों को बांटे तो ये दो प्रकार में बंटते हैं। अगर कोई कोलाइडी विलयन या सॉल है और उसमें सभी कणों पर धनावेश पाए जाते हैं तो ऐसे समय में हम लोग उस प्रकार के कोलाइडी विलयन को कहते हैं धनावेशित सॉल। और अगर कोई कोलाइडी विलयन या सॉल है और उसमें उपस्थित जितने भी कण हैं सब पर ऋणावेश पाया जाता है तो ऐसे समय में हम लोग उस कोलाइडी विलयन को कहते हैं ऋणावेशित सॉल। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल भी बता देते हैं धनावेशित और ऋणावेशित सॉल के, जिससे आपको ये और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं धनावेशित सॉल। आप यहाँ पर देख सकते हैं तो धनावेशित सॉल में हीमोग्लोबिन है, मेथिलीन ब्लू है, या जल आयोजित धात्विक ऑक्साइड, यानी कोई धातु का ऑक्साइड है और उसके साथ जल जुड़ा हुआ है और वो कोलाइडी अवस्था में है, यानी कि उसका सॉल बना हुआ है, तो वो भी सामान्यतः धनावेशित सॉल होगा। ऋणावेशित सॉल की बात करते हैं तो ऋणावेशित सॉल बहुत सारे हैं, जैसे कि धातु हो गए कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ऐसे तमाम धातुएं हैं। अगर इनका हम लोग कोलाइडी विलयन या सॉल बनाएंगे तो वैसे समय में वो सॉल जो होंगे ऋणावेशित होंगे, यानी वहाँ जो धातु होंगे उस पर आपका जो धातु का जो कोलाइडी कण होगा उस पर सामान्यतः ऋणावेशी होगा। फिर आगे आते हैं सल्फर साल, मृतिका हो गया, स्टार्च, गोज, जिलेटिन, ऐसे तमाम पदार्थ हैं जो अधात्विक पदार्थ हैं, इस पर भी आपका जनरली जो होता है ऋणावेशी होता है। तो ये सब भी ऋणावेशित सॉल के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार आपने देख लिया धनावेशित सॉल और ऋणावेशित सॉल, और ये भी जान लिया कि जितने भी कोलाइडी विलयन होते हैं उसमें जो कोलाइडी कण होते हैं उस पर आवेश पाया जाता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि आखिर कोलाइडी कणों पर आवेश तो है, लेकिन ये आवेश आया कहाँ, यानी कि इस आवेश का क्या है कारण, या इस आवेश की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो उसके लिए भी हम लोग जान लेते हैं कि आखिर कोलाइडी कणों पर जो आवेश है उसका कारण क्या है। तो देखिए ऐसा पाया गया है कि जो कोलाइडी कण होते हैं उनके अंदर अपने उभयनिष्ठ आयनों को अधिशोषित करने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। अधिशोषण आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब किसी पदार्थ के सतह पर कोई दूसरा पदार्थ आके संचित हो जाए उसके सतह पर, तो इस घटना को हम लोग अधिशोषण कहते हैं। तो जो कोलाइडी आकार के कण होते हैं उनके अंदर अधिशोषण की क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती है, और वो अधिशोषण उन्हीं का करते हैं जो आयन उनके उभयनिष्ठ होते हैं। यानी अगर वो विलयन के अंतर्गत हैं कोलाइडी कण तो विलयन से उन आयनों को अपने पृष्ठों पर अधिशोषित करेंगे जो उनके उभयनिष्ठ हो, और इन आयनों के अधिशोषण के फलस्वरूप ही कोलाइडी कणों पर आ जाता है आवेश। एक एग्जाम्पल द्वारा हम लोग समझते हैं, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग लेते हैं सिल्वर आयोडाइड AgI। अब AgI जो है ये आपका जल में विलय नहीं है बल्कि एक अवक्षेप है, यानी ये जल में घुलकर आयन में नहीं टूटेगा, यानी Ag+ और I- नहीं बनाएगा, बल्कि एक अवक्षेप के रूप में वहां पर रहता है। अब इसका अगर अवक्षेप के रूप में रहता है तो इसका हम लोग कोलाइडी विलयन बना सकते हैं, यानी इसका सॉल बना सकते हैं। तो अब इसका अगर हम लोग सॉल बना रहे हैं तो सॉल बनाने के लिए हम लोग कोई विद्युत अपघट चाहिए, जैसा कि आप इसके पहले वाले पार्ट में पढ़े थे सॉल्व बनाने की विधियां। तो अब इसके लिए हम लोग को कोई ऐसा विद्युत अपघट चाहिए, ऐसा कोई विद्युत अपघट यानी जो जल में जाके आयनों में बदले, जिसमें या तो Ag+ हो या तो जिसमें हो I-। अगर हम कुछ ऐसा मिला दे जिसमें Ag+ हो तब भी ये जाएगा विलयन में, तो ये जो होगा ये कोलाइडी कणों में जैसे ही बंटने लगेगा वैसे ही इनको अपने ऊपर अधिशोषित करने लगेगा, या तो I- हो तब भी अधिशोषित करने लगेगा।
तो ये I माइनस और Ag प्लस जो है वो कहलाएंगे इसके उभयनिष्ठ आयन। जो अभी अभी हम आपको बता रहे थे कि कोलाइडी कणों में अपने ही उभयनिष्ठ आयनों को अधिशोषित करने की क्षमता होती है। तो उभयनिष्ठ आयन क्या होते हैं? तो यही होते हैं कि इसके अंदर Ag है तो Ag प्लस इसका उभयनिष्ठ आयन हो गया, इसके अंदर I है तो इसका I माइनस इसके अंदर उभयनिष्ठ आयन हो गया, मतलब इसके अंदर ये चीज सम्मिलित है, वो उभयनिष्ठ कहलाएगा। तो विलयन में इसके अंदर ये जो आपका कोलाइडी कण बनाएगा इस प्रकार के आयनों को अधिशोषित करने की बहुत प्रबल क्षमता होती है, जिस कारण जब विलयन में हम लोग इसके साथ इनको मिलाते हैं तो ये अपने पृष्ठों पर इनको अधिशोषित कर लेते हैं और इन पर आवेश आ जाता है, जिससे कोलॉइड का स्थायित्व बढ़ जाता है और एक सॉल या कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये कहाँ से मिलेगा? तो इसके लिए हमको कोई विद्युत अपघट्य चाहिए। विद्युत अपघट्य वो पदार्थ होते हैं जो जल में घोलने के बाद आयनों में टूट जाते हैं। जैसे इसके लिए हम लोग क्या ले लेते हैं? AgNO3 ले सकते हैं। AgNO3 एक विद्युत अपघट्य है, अगर जल में डालेंगे तो ये पूरा का पूरा टूट जाएगा Ag प्लस में और ये हो जाएगा NO3 माइनस में। तो अगर हम लोग इसका अवक्षेप जल में डालकर उसमें अगर हम लोग AgNO3 डालें तो ये टूट जाएगा Ag प्लस में, इसको ये अपने पृष्ठ पर अधिशोषित कर लेगा और अधिशोषित करके एक आवेशित कण बन जाएगा, आवेशित कोलाइडी कण, और यहाँ पर सॉल का निर्माण हो जाएगा। उसी तरह अगर हमको यहाँ पर इसका प्रयोग करना है तो उसके लिए हम लोग कुछ ले सकते हैं विद्युत अपघट्य, जैसे हम लोग KI ले सकते हैं, क्योंकि KI जो है ये विलयन में जाते ही K प्लस बनाता है और I माइनस बनाता है, और जब ये इसका अवक्षेप डाल के इसको डालेंगे तो यहाँ पर I माइनस उत्पन्न होगा, इसको ये अधिशोषित कर लेगा। याद रखिएगा K प्लस को अधिशोषित नहीं करेगा या NO3 को अधिशोषित ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें कहीं K प्लस या NO3 नहीं है, ये केवल I माइनस या Ag प्लस को अधिशोषित कर सकता है। अब यहाँ एक और विशेष बात आती है कि आप देख सकते हैं कि अगर AgI अगर इस I माइनस को अधिशोषित करता है अपने पृष्ठ पर, तो ऐसे समय में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो कोलाइडी कण बन रहा है, ये जो कोलॉइड बन रहा है, आप देख रहे हैं कि इस पर ऋणावेश होगा। तो ऐसे समय में ये AgI का कहलाएगा ऋणावेशित सॉल। और अगर वही हम लोग इसमें AgI के साथ अगर हम लोग AgNO3 मिलाते हैं तो ऐसे समय में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये Ag प्लस ही उत्पन्न होंगे, AgNO3 मिलाएंगे तो Ag प्लस उत्पन्न होंगे और यहाँ पर Ag प्लस का अधिशोषण होगा, क्योंकि यहाँ पर तो I माइनस है ही नहीं, तो Ag प्लस का अधिशोषण होगा और ऐसे समय में यहाँ बनेगा धनावेशित सॉल। यानी अगर हम लोग इसको एक लाइन में कहें तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि किसी एक ही प्रकार के पदार्थ से धनावेशित और ऋणावेशित सॉल दोनों बनाना संभव है। किसी एक ही प्रकार के पदार्थ से धनावेशित ऋणावेशित दोनों प्रकार के सॉल हम लोग बना सकते हैं। बस ये बात होनी चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आप जिसका हमको सॉल बनाना है उसके साथ, उस पदार्थ के साथ आप कौन सा अभिकर्मक ले रहे हैं। अगर इस तरह का अभिकर्मक लेंगे तो धनावेशित सॉल बनेगा, इस प्रकार का अभिकर्मक करेंगे तो ऋणावेशित सॉल बनेगा। फिलहाल अगर आपको प्रयोगशाला में बनाना है AgI का धनावेशित या ऋणावेशित सॉल तो कैसे बनाएंगे हम आपको बता दे रहे हैं, आप प्रयोगशाला में जाके अपने बना सकते हैं। देखिए अगर हम लोग क्या कर लें, अगर हम लोग ले लें एक पात्र में AgNO3 का विलयन, एक पात्र में इधर देखिए, एक पात्र में यहाँ पर ले लें AgNO3 का विलयन और इसमें थोड़ा सा डाल दें KI, तो आपको पता है कि AgNO3 और KI आपस में रिएक्शन करेंगे और बन जाएगा AgI, और AgI एक अवक्षेप है, इसका अवक्षेप बनने लगेगा और यहाँ पर इसके साथ साथ आपका बन जाएगा KNO3। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए कौन सा सॉल्व बनेगा आप समझ जाएंगे। AgNO3 में KI हम लोग डालते हैं, AgNO3 का विलयन था ये पूरा का पूरा, ये पूरा AgNO3 था, इसमें थोड़ा सा KI डालते हैं, KI AgNO3 करेगा तो AgI बनेगा, यानी इसके कुछ अवक्षेप बनेंगे। अब कुछ अवक्षेप बनता है तो अब इसके बाद आपको सोचना है कि अब इस विलयन में क्या उपस्थित होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इस विलयन में ढेर सारा AgNO3 था, पूरा AgNO3। अब KI आपने थोड़ा सा डाला तो KI पूरा का पूरा रिएक्शन किया होगा
और पूरा का पूरा के आई समाप्त हो गया होगा, यानी पूरा का पूरा आई इसमें बदल गया होगा AgI में, और पूरा का पूरा के इसमें बदल गया होगा। यानी विलयन में अधिक कौन था, AgNO3, कम कौन था, KI। तो KI तो खत्म हो गया होगा AgI बनाकर, और इस विलयन में अभी भी ढेर सारे AgNO3 बचे होंगे। और AgNO3 किस रूप में रहता है, Ag+NO3 के रूप में। तो यहाँ पर बनने वाला जो AgI है, इसके ऊपर आपका जो है कौन बचा है यहाँ पर, Ag+, तो Ag+ यहाँ चिपक जाएगा और यहाँ पर निर्मित होगा एक धनावेशित सॉल्ट। अगर ये आपका अधिक्य में है, इसका पूरा विलयन इसमें मिला रहे हैं, तो यहाँ पर ये AgI का बनेगा धनावेशित सॉल्ट, धनावेशित सॉल्ट। और अगर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि KI का विलयन ले लेते हैं, एक पात्र में ढेर सारा ले लेते हैं KI का विलयन, और इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं AgNO3, ये थोड़ा सा डाल दी AgNO3। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब इसमें थोड़ा सा AgNO3 डालेंगे तो अब देखिए KI ढेर सारा है, ये आपका अधिक्य में है, और इसमें थोड़ा सा डालेंगे AgNO3, इनमें फिर से रिएक्शन होगा और क्या बनेगा, AgI और प्लस बनेगा KNO3। अब देखिए ये ढेर सारा था KI, जब इसको डाले हैं तो ये पूरा रिएक्शन कर गया है। तो अब इसकी जितनी मात्रा होगी इसकी उतने मात्रा से रिएक्शन करके बना लिया होगा AgI, यानी इसका जो Ag है पूरा का पूरा बदल गया होगा AgI में, क्योंकि ये ज़्यादा है, ये बहुत ही कम है। अब विलयन में दो चीज़ें, रिएक्शन के बाद दो चीज़ें बचा है, AgI बना, ये तो मान लीजिए इससे मतलब ही नहीं है, AgI बना यहाँ पर अवक्षेप के रूप में, और ये पूरा का पूरा खत्म हो गया, और विलयन में ढेर सारा कौन बचा है, KI। और KI किस रूप में रहता है, K+ और I- के रूप में। तो ऐसे सौ में अब यहाँ जो बनने वाला AgI है उस पर किसका अधिशोषण होने लगेगा, I- का, और यहाँ पर ये जो बनेगा ये आपका बनेगा एक ऋणावेशित सॉल्ट, ये बनेगा ऋणावेशित सॉल्ट का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने आपको बता दिया कि अगर आपको अपने प्रयोगशाला में धनावेशित या ऋणावेशित सॉल्ट बनाना है, अगर इनका तो कैसे बनाएंगे, जनरली ये आपको प्रयोगशाला में मिल भी जाएंगे, इसीलिए हमने आपको बता दिया। आपके बुक में भी एग्जाम्पल मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप ये भी समझ गए होंगे कि कैसे कोलाइडी कणों पर आवेश की उत्पत्ति होती है, और ये भी समझ गए होंगे कि एक ही प्रकार के पदार्थ से हम लोग धनावेशित और ऋणावेशित दोनों प्रकार के कोलाइडी विलयन या सॉल्ट प्राप्त कर सकते हैं। बस ये पता होना चाहिए कि वहाँ पर हमको अभिकर्मक कौन सा लेना है। इसके बाद देखिए एक और चीज़ बताया गया है यहाँ पर, एक बहुत जरूरी चीज़, कि ऐसा अब माना गया आधुनिक सिद्धांत के अनुसार कि जो कोलाइडी कण होते हैं, जो कोलाइडी कण होते हैं, उनका जो स्थायित्व होता है, स्थायित्व वो इन्हीं आवेशों पर निर्भर करता है। कोलाइडी कणों का जो स्थायित्व होता है वो इन्हीं आवेशों पर निर्भर करता है। अब आप जानते होंगे कि अगर एक पात्र ले लें और उस पात्र में हम लोग समान आवेश वाले कण ले लें, यानी ये भी ऋणावेशित कण, ये भी ऋणावेशित कण, ये भी ऋणावेशित, सभी कण ऋणावेशित ले लें, तो आप जानते हैं कि ऋणावेश को प्रतिकर्षण करता है। तो ये दोनों पास पास नहीं आएंगे, हमेशा कहाँ भागेंगे, दूर दूर, और कण दूर दूर रहेंगे तो हमेशा वैसे ही रहेंगे, हमेशा वैसे तैरते रहेंगे कण। और अगर कण पास पास आएंगे तो आपस में चिपक के बड़े कण बना लेंगे, और बड़े कण बना के कहाँ बैठ जाएंगे, नीचे। तो इस प्रकार आवेश स्थायित्व की भूमिका भी निभाता है, यानी इन्हीं कणों के कारण कोलाइडों पर आवेश होता है और कण कभी चिपकते नहीं है और बड़े कण बना के नीचे बैठते नहीं है। अब देखिए आधुनिक सिद्धांत में बताया गया है वैद्युत द्विस्तर सिद्धांत, कि कोलाइडी विलयन जो होता है उसमें जो कोलाइडी कण होते हैं उस पर जो आवेश होता है उसकी एक दोहरी परत होती है। इस दोहरी परत के कारण ये जो कोलाइडी कण होते हैं ये और अधिक दूर दूर होते हैं, या इनके अंदर इनके जो बीच लगने वाला प्रतिकर्षण है वो और ज़्यादा हो जाता है और इनका स्थायित्व और बढ़ जाता है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि आखिर वैद्युत द्विस्तर सिद्धांत क्या होता है, या जिसे हम लोग वैद्युत द्विपरत सिद्धांत भी कहते हैं। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं छोटे में, वैद्युत द्विस्तर सिद्धांत। तो देखिए वैद्युत द्विस्तर सिद्धांत या द्विपरत सिद्धांत क्या होता है, तो इसको हम लोग इधर देख लेते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं वैद्युत द्विपरत सिद्धांत। देखिए इस सिद्धांत में ये बताया गया है कि कोलाइडी विलयन या सॉल्ट में जो कोलाइडी कण होते हैं उनके ऊपर आवेश की एक दोहरी परत होती है, और आवेश की इसी दोहरी परत के कारण कोलाइडों का जो स्थायित्व होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं तो आपको वैद्युत द्विपरत सिद्धांत बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें जैसे हमने मान लिया कि हम AgI यानी सिल्वर आयोडाइड का एक ऋणावेशित सॉल्ट बना रहे हैं।
अब यहाँ पर अगर आपको सिल्वर आयोडाइड का ऋणावेशित सॉल्ट बनाना है तो इसका अवक्षेप चाहिए और इसके साथ साथ कोई ऐसा एक विद्युत अपघट्ट चाहिए जिसमें I माइनस है। तो उसके लिए हम लोग क्या ले लेते हैं, KI। अभी अभी आपने सीखा था। तो जैसे ही हम लोग AgI का अवक्षेप लेके उसमें KI का विलयन मिलाएंगे, वैसे क्या होगा कि यहाँ पर इस कण द्वारा, इस अवक्षेप द्वारा इस I माइनस का अधिशोषण हो जाएगा और वहाँ पर एक सॉल का निर्माण होगा, यानी कोलाइडी विलयन का निर्माण होगा जो कि ऋणावेशित होगा। वो किस प्रकार से होगा, वो इस प्रकार से होगा कि AgI का जो ये कण होगा, कोलाइडी कण, वो I माइनस को अपने ऊपर अधिशोषित कर लेगा और यहाँ पर एक ऋणावेशित सॉल का निर्माण हो जाएगा। लेकिन वैद्युत द्विपरत सिद्धांत में यह बताया गया है कि जब कोलाइडी विलयन में ये आपका कोलाइडी कण इस प्रकार का ऋणावेशित कोलाइडी कण बनेगा, यानी I माइनस का अधिशोषण होगा, तो यहाँ पर अधिशोषण केवल ये एक ही परत नहीं होगी बल्कि इसके ऊपर एक और परत होगी और वो परत किसकी होगी, K प्लस की होगी। इसके ऊपर एक और परत होगी K प्लस की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि I माइनस है और चूंकि विलयन में I माइनस, ये जब आपका टूटेगा तो ये I माइनस और K प्लस बनाएगा। तो I माइनस तो यहाँ एक परत बना है। इसके बाद इस सिद्धांत के अनुसार बताया गया है कि इस परत के ठीक ऊपर एक धनावेशित, अगर ऋणावेशित यहाँ पर परत है, पहली वाली जो परत है अगर वो ऋणावेशित है तो उसके ऊपर एक धनावेशित परत भी रहेगी, और अगर पहली वाली परत धनावेशित है तो उसके बगल वाली परत एक ऋणावेशित परत भी होगी। तो इस प्रकार यहाँ पर बताया गया है कि दो परतें होंगी। इसके अलावा ये अगर आपका विलयन है तो इसमें ढेर सारे K प्लस I माइनस रहेंगे। यहाँ पर मान लेते हैं हम कि ये जो है कि पूरा का पूरा विलयन है चारों तरफ, तो ढेर सारे K प्लस I माइनस रहेंगे। लेकिन जो कोलाइडी कण रहेगा उसके ऊपर एक ऋणावेशित परत होगी अगर ऋणावेशित सॉल है तो, और फिर उसके ऊपर एक धनावेशित परत भी रहेगी। इस प्रकार दो परत होता है। और इसके बाद ये बताया गया इस सिद्धांत में कि ये अलग अलग प्रकार के आवेश, यानी विपरीत आवेश के दो परतों के होने के कारण यहाँ पर इन दोनों परतों के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ये देखिए, ये एक है ऋणावेशित सतह या ऋणावेशित परत, इसको हम लोग कहते हैं स्थायी परत, स्थायी या स्थिर परत। और ये जो बाहर वाला है धनावेशित परत जो इसके ऊपर है, इसको हम लोग कहते हैं विसरित परत, विसरित परत। अब क्यों इनका नाम अलग अलग पड़ा है, तो ये हम आपको बता दे रहे हैं कि ये परत एकदम स्थायी होती है, यानी इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है। लेकिन ये जो प्लस वाला परत है ये विसरित परत है, यानी कि इसमें चेंजमेंट होता है, यानी कि ये K प्लस जो है अपने स्थान से इधर जाते रहते हैं, इसके जगह दूसरा K प्लस इसका स्थान ग्रहण करता रहता है। ये I जो है बिल्कुल स्थिर है, यानी ये I का इससे चेंजमेंट नहीं होता है। एक बार जिस I का अधिशोषण हो गया I माइनस का, वो हमेशा वहां पर रहेगा। लेकिन ये K प्लस जो होते हैं ये हमेशा चेंज होते हैं, विलयन से यहाँ पर आयनों का परिवर्तन होता रहता है, इसीलिए इसको विसरित परत कहते हैं। तो इस सिद्धांत में बताया गया है कि ये जो प्रथम परत होती है जो स्थायी परत होती है और द्वितीय परत जो होती है जो विसरित परत होती है, इन दोनों का आवेश अलग अलग होने के कारण इनके बीच हो जाता है एक विभवांतर, इनके बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर यहाँ पर दो अलग अलग आवेश वाले, ये चीजें आप बहुत पहले से जानते हैं कि दो अगर यहाँ पर अलग अलग आवेशित अगर यहाँ पर स्थान हो तो इनके बीच विभवों का अंतर होता है, यानी एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो वही चीज यहाँ भी है कि ये ऋणावेशित परत है, ये धनावेशित परत है, इस कारण इन दोनों परतों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। और इस विभवांतर को हम लोग कहते हैं, इस विभवांतर कहते हैं विद्युत गतिक विभवांतर, गतिक विभवांतर, या इसी को कहते हैं जीटा विभव। विद्युत गतिक इसको विभव कहते हैं, विभवांतर नहीं कहते हैं, विद्युत गतिक विभव, या इसी को हम लोग कहते हैं जीटा विभव। तो इस प्रकार इन दोनों स्थायी और विसरित परतों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। और आपको बता दें इस विभवांतर कारण जो कोलाइडी कण होते हैं उनका स्थायित्व और अधिक बढ़ जाता है। यानी इस विभवांतर कारण अब इसी जैसा जो दूसरा कोलाइडी कण है उनके और इनके बीच का जो प्रतिकर्षण है वो और अधिक हो जाता है, और इससे कोलाइडी विलयनों का स्थायित्व और अधिक बढ़ जाता है। तो यानी कि वैद्युत द्विपरत सिद्धांत में यही बताया गया है कि यहाँ पर कोलाइडी जो कण होते हैं उनके आसपास
जो है कि आवेशों की दो परत होती है, जिसके कारण एक यहाँ पर विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग वैद्युत गतिक विभव या जीटा विभव कहते हैं। और इस विभवांतर कारण जितने भी कोलाइडी कण होते हैं उनके बीच का आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल और अधिक बढ़ जाता है, और अधिक प्रतिकर्षण बल बढ़ने से इनका स्थायित्व भी बढ़ जाता है। तो इस प्रकार इस चीज को समझाया गया है। तो देखिए अब यहाँ पर ये वाला जो आपका वैद्युत द्विपरत सिद्धांत है ये भी यहीं पर समाप्त होता है। अब हम लोग जो बाकी के बचे हुए कोलाइडी विलयनों के गुण है उसको देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।